और चलिए एक बार फिर से हाजिर है पहाड़ की खबरें लेकर। उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। दिल्ली के छावला में परिजन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और किरण नेगी को इंसाफ की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। 2012 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट सभी आरोपियों को बरी कर चुका है। ऐसे में परिजनों के साथ स्थानीय लोग किरण को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। तो साल 2012 में पौड़ी की किरण नेगी के साथ दिल्ली के छावला में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद निचली अदालत और हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। जिसके बाद लोग अब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। किस तरीके से किरण नेगी के जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो किरण को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं। परिजनों के साथ जो स्थानीय लोग हैं सभी ने पैदल मार्च जो है वो निकाला और किरण नेगी के माता पिता ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे पैसे आने से ना बिल्कुल टूट गए। जागरूक करने के लिए तो ये जनता ने जरा जागरूक हो गई, तो इसलिए पे तुम हम पे भी थोड़ा हिम्मत आ गई है, ताकि ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था जैसे हो गया। जो हर बार कहा जाता है कि न्याय जो है वो मिलेगा और सबसे ज्यादा जो एतबार किया जाता है, अब जिस तरीके से फैसला है उससे आपको चोट तो पहुंची है, लेकिन जो न्याय है वो डगमगाया है आपका, कि जो विश्वास था आपको कि सही फैसला है जो विश्वास था वो टूट गया। फिर हम एक बार फिर मतलब 10 साल से ऊपर हो गया दोबारा सुनवाई खाते रहे कि आज मतलब जो है एक जनता को जागने का और सुधरने का मौका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जब तक जनता जागेगी नहीं तब तक देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। तो सुना आपने किस तरीके से किरण नेगी के परिजन ने क्या कुछ कहा है। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने आए रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटरों को देहरादून में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देहरादून में अरेस्ट किया गया है। दरअसल उत्तराखंड एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नोएडा में एक घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी देहरादून में पनाह लेने और किसी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। जिसकी सूचना मिलते ही एसटीएफ ने देहरादून के सभी रास्तों पर नाकेबंदी की, जिसमें एसटीएफ ने देर रात ब्लैक स्कॉर्पियो में 3 शूटर हरपाल, गौरव चंदीला और गौरव को अरेस्ट किया है। आरोपियों से एसटीएफ को 2 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया है कि वो देहरादून में 3 दिन तक रुकने की योजना थी और लूट की वारदात को अंजाम देने की भी योजना थी। शार्प शूटर जो कि रणदीप भाटी गैंग के थे और ये नोएडा और दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन पर 307 और फिरौती जैसे कई मुकदमे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं। तो ये लोग यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम देने आए थे। इसमें से 3 लोग हैं, एक हरपाल सिंह है, एक गौरव चंदीला है और एक दूसरा गौरव है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से युवक तेज रफ्तार स्कूटी से आ रहा होता है और युवक को स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता, युवक उछलकर सड़क पर गिर जाता है। वहीं युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। घटना पौष कॉलोनी गिरीताल की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये एक संदेश देने की भी कोशिश है कि अगर आप बिना हेलमेट जाते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है, यानी कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। इन तस्वीरों को देख के भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कर्णप्रयाग में 40 साल की महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी है। महिला कर्णप्रयाग तहसील के कोलसो बगौली गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के शीतकालीन प्रवास मुखवा मोटर मार्ग पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 मीटर खेत में जा गिरी और हादसे में गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है।
वहीं ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की खराब सड़क के कारण यह हादसा होना बताया है। ग्रामीणों की माने तो सड़क पर बने गड्ढे और सुरक्षा के इंतजाम न होने के कारण यह हादसा हुआ है। जो है सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हो रखे इस रोड पे मुकबा आरसल जो मोटर मार्ग है, इस पे पीडब्ल्यूडी की जो है ये रोड पोल खोल रही है। यहाँ पर ये नारदाना नहीं बनाया इन्होंने, सबसे मेन कारण इसका ये है। उसके बाद जो यहाँ पे घटिया किस्म का जो पिलर होते तो ये गाड़ी जाने का कोई मतलब नहीं था अभी यहाँ से। बागेश्वर से बड़ी खबर मिल रही, जहां कपकोट के भनार गांव में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया है। भालू के हमले से ग्रामीण की आंख को भी नुकसान हुआ है। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया यह जा रहा है कि ग्रामीण घर के पास के जंगल में लकड़ी लेने गया था। इस बीच भालू ने उस पर हमला कर दिया और ये तस्वीरें आप देखिए। अब उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कपकोट में भालू का आतंक देखने को मिला है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक जिले पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी आम आदमी की तरह ही नजर आए और सीएम सुबह धूप खिलने के बाद पैदल ही पिथौरागढ़ शहर में घूमने के लिए निकले और रोड पर खड़े होकर चाय भी पी। इसके साथ ही सीएम धामी ने चाय वालों से बातचीत भी की है। उसके बाद सीएम धामी ने कई दुकानों में गए और लोगों से बात भी की है। सीएम को अपने बीच देखकर लोग काफी खुश हुए थे। इसके साथ ही सीएम ने एक स्कूली बस में भी जा पहुंचे, जहां पर बस में मौजूद स्टूडेंट से बातचीत की है। वहीं सीएम को अपने बीच पाकर सभी काफी उत्साहित नजर आए। बॉर्डर इलाकों के विकास पर सरकार का अब फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे धामी ने कहा कि चीन और नेपाल से सटा होने के कारण ये जिला पहले से ही सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वर्तमान में जिले के विकास के लिए 9.5 करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। भविष्य में भी सरकार इस बात का खास ध्यान रखेगी। बॉर्डर इलाकों को विकास की मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बॉर्डर इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा कि भारत के जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं वो सारे के सारे गांव जो है भारत की दृष्टि से वो प्रथम गांव होंगे। उनका जो विकास है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका नियोजन है, वो प्रथम गांव की तरह होंगी। इसलिए हम लोगों ने भी पहले से ही, चूँकि जनपद पिथौरागढ़ को प्राथमिकता में लिया हुआ है, लगभग 950 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं पूरे जनपद के अंदर, जो कुछ की पूरी हो रही हैं, कुछ पूरी होने वाली हैं, कुछ पर काम चल रहा है। तमाम उतार चढ़ाव और बदलाव के बावजूद भी कांग्रेस में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब क्या है नया मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह अलग कार्यक्रम करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अलग और पूर्व सीएम हरीश रावत भी अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रीतम सिंह की राह तो पिछले कुछ महीनों से पार्टी संगठन से बिल्कुल ही जुदा जुदा है। हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी से उनकी दूरी जग जाहिर है। चर्चाओं में अब प्रीतम सिंह का 21 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये कांग्रेस का ऐलान है। प्रीतम सिंह से जब सचिवालय कूच से लेकर हरीश रावत और पार्टी संगठन से उनकी दूरी से जुड़े सवाल पूछे गए तो जवाब में प्रीतम सिंह ने महज एक शेर कह दिया, ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में हमारी बारी है। प्रीतम सिंह के सियासी गुगली पर हरीश रावत ने बैटिंग की। रावत ने जवाब दिया कि ये स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लायक अच्छा शेर है। हरीश रावत ने कहा कि इसमें जोश भी दिखता है। ये तो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई जाने लायक शेर है। अच्छी बात है, अच्छे हौसले के साथ कहा है। और देखो, कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ जुड़ेगा इन सब चीजों से। अब देखना है कि कांग्रेस
कितना बड़ा बर्तन रखती है जिसमें उनका कमाया भी आ जाए, दूसरों का कमाया भी आ जाए। जब रविवार को प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा टिहरी में थे, लेकिन जो तस्वीरें आई तो वो दोनों की अलग अलग थीं। बहरहाल जुमलों के जरिए से ही सही, लेकिन इससे कांग्रेस की अंदरूनी रार जरूर समझ में आ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत नवंबर के लास्ट में उदल खेड़ी से भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद के साथ 4 दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है हरिद्वार जिले के मुद्दों को उठाना है, जिसमें सड़कों के से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे। वहीं रुड़की में हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरदा ने कहा कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मैं उदलहेड़ी से प्रारंभ करूंगा और नवंबर के आखिर में प्रारंभ करूंगा। हमने क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी जोड़े जा सकें, इसलिए भारत जोड़ो के साथ हरिद्वार जिंदाबाद की भावना से जो हरिद्वार के सवाल हैं उनको भी उसमें उठाया जाए। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली चमोली की मानसी को सीएम धामी ने बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा, शाबाश बेटी मानसी। 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतिस्पर्धा में चमोली निवासी मानसी नेगी द्वारा नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। आपके उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा केदार की बात करते हैं। बाबा केदार के नाम पर करोड़ों लोगों की गहरी आस्था है, लेकिन कई ठग ऐसे हैं जो इस आस्था का फायदा गलत तरीके से उठाते हैं। केदारनाथ धाम लाखों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, लेकिन कई ठग इसी आस्था का गलत फायदा भी उठा रहे हैं और अपने को केदारनाथ के पंडा बताकर देश भर में लोगों को ठग रहे हैं। वही केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने ऐसी ठगी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। हम 2005 में गए थे केदारनाथ जी, उसके बाद में से आने लग गए, कहने जी हम आप वो हैं पुरोहित हैं, ये है वो है। मैंने कहा हमने तो आपको देखा नहीं था वहाँ पे। नहीं वो इतने रहते हैं, वो है कि हमारे ये सब आपने ध्यान नहीं किया। अब वो बस उसने सबके हमारे गोत्र नाम वाम बताए तो, और हमारे भाई ससुराल वालों के, तो हमें विश्वास हो गया चलो वो होंगे सही। और फिर वो हर बार ये कि अपने 2-3 जन आते थे केदारनाथ जी का कह के, और एक गंगोत्री के, और कभी बस हर बार इनके शादी होती थी, कभी किसी, कभी जोर जबरदस्ती से जी साड़ी दो, ये दो, वो दो, सब सामान दो जी, लड़की की शादी है, कन्यादान का दो, वो दो। हम अपने देते रहे हैं जब से। अभी पोल पट्टी खुली है इनकी, हमें तो पता ही नहीं था। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। कई सालों से चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों के नाम से कई ठग तीर्थ पुरोहित देश के अंदर घूम रहे हैं और श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं, तीर्थयात्रियों को ठग रहे हैं और बड़े पैमाने पर ठग रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम से। लेकिन जब तीर्थयात्री केदारनाथ या चारों धाम में किसी धाम में भी आता है, वहां अपने तीर्थ पुरोहितों से पूजा पाठ कराता है और तीर्थ पुरोहित उसका एक घर के संबंध से और एक तीर्थयात्री की उससे बहुत अच्छी सेवा करता है और यात्री वहां पे जो है बड़ा खुश होता है, अपने तीर्थ पुरोहित से आशीर्वाद लेता है और कुछ मन में संकल्प उसका जो होता है यथाशक्ति जजमान को घर पे आने के आग्रह करता है और वो संकल्प जो घर पे आने की आग्रह करता है और उसको घर पे दे देता है। लेकिन वहां पे उसके बाद वहां जो तीर्थ पुरोहित होते हैं कुछ लिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 6 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। बद्रीनाथ धाम में 17,20,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री इस वक्त दर्शन कर चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इन दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, मुंबई, महाराष्ट्र से तीर्थयात्री भारी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी इन दिनों मटमैली हो चुकी है और अगले कुछ समय तक इसी तरीके से अलकनंदा बहेगी। मास्टर प्लान के तहत इन दिनों नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है।
सुरक्षा दीवार के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में तीर्थ घाटों का भी जो स्थित घाट हैं उनका निर्माण भी किया जा रहा है। मिट्टी पत्थर अलकनंदा में फेंके जा रहे हैं। इससे तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है। दो साल पहले तक लोग कोविड के खौफ में जी रहे थे, इसलिए अपनी ड्यू डेट से पहले ही लोगों ने कोविड वैक्सीन भी लगवाई। लेकिन अब आलम यह है कि बूस्टर डोज को 70,000 से ज्यादा डोज एक्सपायर होने की कगार पर है, क्योंकि प्रदेश भर में 25% लोगों ने भी बूस्टर डोज लगवाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआत में जो क्रेज था वो अब खत्म हो चुका है। अब मुफ्त में भी प्रिकॉशन डोज लग रही है, लेकिन लोगों को कोविड वैक्सीन से लेकर बूस्टर डोज लगवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश भर में कोवैक्सीन से लेकर कोविशील्ड और बूस्टर डोज पर्याप्त संख्या में है, लेकिन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इसे लगवाएं। ऊपर से वैक्सीन न लगवाने की वजह पर तरह तरह के तर्क हैं। कोई कह रहा जाता है कि जिसके मारे वो लगाएगा, इस मारे हम लोग ना उसमें रह गए दुविधा में। आपने लगवाई थर्ड डोज? नहीं, अभी नहीं लगवाई है, टाइम नहीं मिल पा रहा तो इस वजह से जाना नहीं हो पाया, तो लगवानी है लेकिन मुझे। आंकड़ों पर डालते हैं नजर। बूस्टर की 75,382 डोज मौजूद। सभी डोज दिसंबर में एक्सपायर होगी। 6 महीने के होती है एक्सपायर डेट। 18 से 59 साल तक के 20% लोगों ने ही लगवाई बूस्टर डोज। डॉक्टर बताते हैं कि लोगों का ध्यान कोविड से हट गया है, बाकी बीमारियों के चपेट में लोग आ रहे हैं, जबकि कोविड का खतरा टल गया है। ऐसा मानना गलत है। अभी कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग, प्रॉपर हर जगह कंजेस्टेड होता जा रहा है, ना मास्क यूज कर रहे, और कोविड अभी टला नहीं है। और अगर सावधानी बरते तो काफी कुछ रोकथाम पे वो होगा, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, मगर पालन तो करना ही पड़ेगा। अब दिसंबर तक कितनी मात्रा में वैक्सीन के एक्सपायर होने का डेटा बताता है कि लोगों की दिलचस्पी बूस्टर डोज में बिल्कुल नहीं दिखी, और न ही हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो पाया। घर घर में चल रहे प्ले स्कूल्स को अब शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने राजधानी के एक ऐसे स्कूल पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के घरों में चल रहा था, जहां बच्चों के लिए ना तो प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, ना ही मानकों के अनुरूप प्लेग्राउंड से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था। देहरादून के 15 स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस भी भेज दिया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है। दरअसल शिक्षा विभाग को लोगों के द्वारा घर में ही प्ले स्कूल संचालन की शिकायत मिली है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत हर विद्यालय को मान्यता लेनी बहुत आवश्यक है। जैसे ही विद्यालय खुलता है तत्काल मान्यता लें। इधर सरकार ने एक नियम और लगाया हुआ है कि जो प्ले स्कूल्स जो घरों में चल रहे हैं उनको भी मान्यता ले जानी अनिवार्य होगी। तो चूंकि घरों में चल रहे हैं, इसका अंदाज वाकई में नहीं आ पा रहा है, तो हम लोगों ने ऐसे श्रेणीबद्ध हमने किए हुए हैं इस तरह के स्कूल्स, तो उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। 450 सालों बाद मल्ला और रानी मल्ला महल अब वीरान नजर आ रहा है। 1570 से चंद राजाओं द्वारा निर्मित महल में पहले राजा, गोरखा, अंग्रेज और आजाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अब इसे म्यूजिक में रूप में विकसित करने की भी योजना है। 15वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद ने मल्ला और रानी महल का निर्माण किया था। साल 1770 में गोरखाओं ने आक्रमण कर महल पर कब्जा कर सत्ता चलाई और 1815 में अंग्रेजों ने मल्ला महल में अपनी कमिश्नरी बनाई। वहीं देश के आजाद होने के बाद महल में कलेक्ट्रेट चलने लगा था। अब सभी कार्यालयों को नए कलेक्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया गया है और महल को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका पहले चरण का काम पूरा हो गया है और दूसरे चरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में क्योंकि वहाँ से सारे कार्यालय शिफ्ट हो गए हैं, तो प्रथम चरण का कार्य लगभग अंतिम चरण में है, जिसमें म्यूजियम का वर्क भी शुरू हो गया है और वो लगभग 6 महीने के अंदर म्यूजियम का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वहीं मल्ला और रानी महल के एक हिस्से में म्यूजियम और संग्रहालय बनाया गया, तो दूसरा हिस्सा अभी भी वीरान है, जिसको लेकर अल्मोड़ा के लोग परेशान हैं और इस हिस्से को जल्द से जल्द विकसित करने की मांग कर रहे हैं।
यहाँ पहले सीजेएम कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, सारी कोर्टें भी यहीं थी और ये 70 साल तक यहाँ पूरा राजकाज चला। लेकिन आज ये जगह बड़ी वीरान हो गई है और इतनी ऐतिहासिक जगह जहाँ एक धरोहर के रूप में इसको जाना पहचाना जाता था, आज अगर इसका यूज पर्यटन के रूप में या अच्छे रूप में नहीं किया जाएगा तो ये जगह का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कभी चंद राजाओं के गौरवशाली इतिहास तो कभी गोरखाओं की लूटपाट और कभी अंग्रेजों की गुलामी का गवाह रहा मल्ला महल अब म्यूजियम बनेगा, जिसमें जनपद के आंदोलनकारियों के इतिहास के साथ ही आर्ट गैलरी तैयार होगी। शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द मल्ला और रानी महल को विकसित करके पर्यटकों के लिए खोलना चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक अल्मोड़ा के इतिहास को जान सकें। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक जिले पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी आम आदमी की तरह ही नजर आए। सीएम धामी सुबह धूप खिलने के बाद पैदल ही पिथौरागढ़ शहर घूमने निकले और रोड पर खड़े होकर चाय पी। इसके साथ ही सीएम ने चाय वाले से भी बातचीत की। उसके बाद सीएम धामी ने कई दुकानों में गए, लोगों से बातचीत की और सीएम को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश हुए। तो देहरादून पुलिस की बात अब करते हैं। चांदनी, तो देहरादून पुलिस ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के 3 और राजपुर क्षेत्र के मामले में खुलासा किया है। बीते दिनों नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 चोरी और 1 लूट की वारदात हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। और इसके साथ ही शनिवार की रात राजपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुई बहस के दौरान फायरिंग करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की वारदातों में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक पिस्टल चोरी की घटना हुई थी, उसका अनावरण हमने कर लिया है। उसमें तीनों बदमाश पकड़ लिए गए हैं और इन तीनों बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो 1 अप्रैल के माह में एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक दुकानदार से उन्होंने जो है 12,000 की लूट हुई थी और ATM कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस की उसमें साथ में लेके थे बदमाश। भगवानपुर थाना पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 15 बाइक बरामद हुई है, जबकि एक आरोपी अभी भी मौके से फरार बताया जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि पकड़े गए तीनों आरोपी भगवानपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो लोकल ही भगवानपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिनका नाम अरविंद और पंकज और इसरार है और ये लंबे समय से यहाँ वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त। पौड़ी के धूमाकोट इलाके में अवैध गांजे के साथ एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर के पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के संकल्प के तहत पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ अभियान चलाने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त सोनू कुमार को रेस्ट्रिया खेत धूमाकोट के पास से 4 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि थरीसैंड क्षेत्र के परमनंद उर्फ मिस्त्री से गांजा खरीदकर मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचा करता था। काशीपुर में 6 नवंबर को युवक का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल छीनने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और उसी की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 2 मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। आरोपी युवक कालाडूंगी के कोटाबाग का रहने वाला है। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक जल स्रोत नौले धारे अब अपना धीरे धीरे अस्तित्व खोने लगे हैं और धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। और ऐसे में इन प्राकृतिक स्रोतों को जिंदा रखने की भी जरूरत है, क्योंकि ये जल स्रोतों कई घरों की प्यास को बुझाते हैं। वहीं ग्रामीण प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण करने और जीर्णोद्धार की मांग भी कर रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।